Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss Polity from the Udan magazine of PW Only IAS. इस वीडियो का नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक. आज हम भारतीय राज व्यवस्था के दो सबसे महत्वपूर्ण पदों प्रेसिडेंट और गवर्नर की शक्तियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे. ये विषय यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. चलिए इसे खोलकर समझते हैं. सबसे पहले इन दोनों पदों का एक बुनियादी परिचय देखते हैं. सबसे पहले प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं. संविधान में उनकी क्या स्थिति है? तो प्रेसिडेंट जो हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं. अच्छा. अब इस एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं. इसका जिक्र संविधान के पार्ट वी में आर्टिकल्स 52 से 78 तक है. प्रेसिडेंट को भारतीय राज्य का प्रमुख मतलब हेड ऑफ इंडियन स्टेट माना जाता है. वो देश के फर्स्ट सिटीजन हैं और राष्ट्र की यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉलिडारिटी के प्रतीक है. ये पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट लगता है. हाँ बिल्कुल. ये बिंदु यूपीएससी 2015 में पूछा भी गया था. और एक रोचक तथ्य ये है कि अब तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही 2 कार्यकालों तक सेवा की है. ठीक है. और गवर्नर की भूमिका राज्य में कैसी होती है? गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं. इसमें उनके साथ चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल होते हैं. इसका जिक्र पार्ट वी में होगा फिर? जी, पार्ट वी में आर्टिकल्स 153 से 167 तक. देखिए, गवर्नर राज्य के चीफ एग्जीक्यूटिव तो होते हैं, पर उनकी एक डुअल रोल है. डुअल रोल मतलब? पहला, वो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट हैं. अच्छा, केंद्र के एजेंट. भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की, 1947 से 49 तक. अब बात करते हैं इन पदों के लिए जरूरी योग्यताओं मतलब क्वालिफिकेशंस की. प्रेसिडेंट के लिए 4 मुख्य बातें हैं. भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट. आयु 35 वर्ष से अधिक हो, लोकसभा चुनाव के लिए योग्य हो और कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण न करते हों. और गवर्नर के लिए? गवर्नर के लिए पहले 2 तो सेम है, सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 वर्ष से अधिक आयु. पर इनके साथ 2 परंपराएं भी जुड़ी हैं. पहला, वो उस राज्य के बाहरी व्यक्ति मतलब आउटसाइडर होने चाहिए जहां उन्हें नियुक्त किया जा रहा है, ताकि स्थानीय राजनीति से दूर रहें. बिल्कुल. और दूसरा, प्रेसिडेंट नियुक्ति से पहले राज्य के चीफ मिनिस्टर से परामर्श करते हैं. हालांकि ये बस एक परंपरा है, इसका हमेशा पालन नहीं होता. शपथ ग्रहण की प्रक्रिया मतलब ओथ में क्या अंतर है? प्रेसिडेंट को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं. और अगर वो मौजूद ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो ये कार्य करते हैं. वहीं गवर्नर को शपथ संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ एचसी दिलाते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज. और इनके कार्यालय की शर्तें क्या हैं? कंडीशंस ऑफ ऑफिस? दोनों के लिए शर्तें बिल्कुल समान है. अच्छा. हाँ, वे संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, और दूसरा, उन्हें कोई अन्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करना चाहिए. ठीक है. इनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों मतलब एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस के बारे में बताएं. इनका निर्धारण संसद यानी पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है. और कार्यकाल के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता, राइट? एग्जैक्टली. कार्यकाल के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता, और दोनों को व्यक्तिगत कृत्यों के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी है. मतलब उन्हें गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता. हाँ, प्रेसिडेंट के व्यक्तिगत कृत्यों के लिए सिविल मामलों में 2 महीने का नोटिस देना जरूरी है. गवर्नर के मामले में एक खास बात है जो यूपीएससी 2018 और 2013 दोनों में पूछी गई थी. वो क्या है? कि जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर होता है तो भत्ते राज्यों के बीच प्रेसिडेंट द्वारा तय किए गए अनुपात में साझा किए जाते हैं. अब इनके कार्यकाल यानी टर्म की बात करते हैं. प्रेसिडेंट का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है. फिक्स्ड टर्म? जी. वे अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और उन्हें बिना किसी सीमा के फिर से चुना जा सकता है. और एक महत्वपूर्ण बात, इंटररेग्नम मतलब अंतराल से बचने के लिए वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले. और गवर्नर के कार्यकाल में क्या फर्क है? गवर्नर का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट की इच्छा मतलब प्रेसिडेंट्स प्लेजर के अधीन है. प्रेसिडेंट्स प्लेजर, इसका मतलब उनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है? बिल्कुल. उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है. वे अपना त्यागपत्र भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं. तो उन्हें ट्रांसफर भी किया जा सकता है? हाँ, उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है या उसी या दूसरे राज्य में फिर से नियुक्त किया जा सकता है, और वो भी इंटररेग्नम से बचने के लिए उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रहते हैं. यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है पद से हटाने की प्रक्रिया में, इम्पीचमेंट या रिमूवल. बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क है. प्रेसिडेंट को संविधान के उल्लंघन मतलब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हटाया जा सकता है. लेकिन इस फ्रेज को तो संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है. सही कहा, इसे परिभाषित नहीं किया गया है. ये प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहते हैं, किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा 14 दिन के नोटिस के साथ शुरू की जा सकती है. और इसे पास करना बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल. दोनों सदनों में सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप की जरूरत होती है. ये एक ख्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, और आज तक किसी भी प्रेसिडेंट पर महाभियोग नहीं लगा है. और गवर्नर के मामले में? गवर्नर को हटाने के लिए प्रेसिडेंट द्वारा कोई विशेष आधार बताया ही नहीं गया है. कोई आधार ही नहीं? जी नहीं. और ये मामला न्याय उचित नहीं है, मतलब नॉट जस्टिसेबल है.
सूर्य नारायण मामले 1981 में ये कहा गया था और ये बिंदु यूपीएससी 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अब अगर पद रिक्त हो जाए, मतलब वैकेंसी हो, तो क्या होता है? प्रेसिडेंट के पद में रिक्ति के कई कारण हो सकते हैं। कार्यकाल की समाप्ति, त्यागपत्र, महाभियोग या मृत्यु। जब त्यागपत्र, मृत्यु या निष्कासन जैसे कारणों से पद रिक्त होता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। कब तक? जब तक कि 6 महीने के भीतर नए चुनाव न हो जाएं और जो नया प्रेसिडेंट चुना जाता है वो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है। और गवर्नर? रिक्ति के कारण वही है और इस स्थिति में प्रेसिडेंट एक अंतरिम गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं जब तक कि कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लें। विशेषाधिकारों मतलब प्रिविलेजेस पर एक बार फिर से स्पष्टीकरण दे। तो दोनों को आधिकारिक कृत्यों के लिए गिरफ्तारी और व्यक्तिगत दायित्व से छूट प्राप्त है। प्रेसिडेंट के खिलाफ व्यक्तिगत कानूनी कार्रवाई के लिए 2 महीने का नोटिस जरूरी है और गवर्नर के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान सिविल कार्रवाई के लिए भी 2 महीने का नोटिस आवश्यक है। चलिए अब शक्तियों की तुलना करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर से शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत व्यापक हैं। संघ के सभी कार्यकारी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं। जैसे कि वे आदेशों को प्रमाणित करने और संघ के व्यापार लेन देन के लिए नियम बनाते हैं। SC, ST, OBC के लिए आयोगों की नियुक्ति करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करते हैं। और बड़े पदों पर नियुक्तियां भी तो वही करते हैं। बिल्कुल, PM, मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, CAG, CEC, अन्य चुनाव आयुक्तों, गवर्नर सभी की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं। वे किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया भी घोषित कर सकते हैं। और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स? ठीक इसी तरह राज्य के सभी कार्यकारी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं। वे राज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन और SPC के सदस्य। और विधायी क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका है? लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है। मतलब उनके बिना कोई कानून नहीं बन सकता। हाँ, वे लोकसभा को बुलाते हैं, मतलब समन्स, सत्रावसान मतलब प्ररोग और भंग मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं। वे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। प्रत्येक वर्ष और आम चुनावों के बाद संसद को संबोधित करते हैं। कुछ बिल्स के लिए उनकी प्रायर परमिशन भी चाहिए होती है। जी। और वे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। 2020 तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भी करते थे। जब संसद सत्र में ना हो तो ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकते हैं और फाइनेंस कमीशन, UPSC और CAG की रिपोर्ट संसद में रखते हैं। और गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स? लगभग वैसे ही, पर राज्य के स्तर पर। वे राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर का एक अभिन्न अंग है। राज्य विधानसभा को समन, प्ररोग और डिसॉल्व कर सकते हैं। वो भी विधानमंडल को संबोधित करते होंगे। हाँ, आम चुनावों के बाद। और प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में ये बिंदु UPSC 2019 में पूछा गया था। वे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 16 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और 2020 तक एक एंग्लो इंडियन सदस्य को। और ऑर्डिनेंसेस वो भी जारी कर सकते हैं और स्टेट फाइनेंस कमीशन, SPC, CAG की रिपोर्ट विधानमंडल में रखते हैं। वित्तीय मामलों में इनकी क्या शक्तियां हैं? फाइनेंशियल पावर्स? प्रेसिडेंट की बात करें तो मनी बिल्स और अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए उनकी पूर्व सिफारिश आवश्यक है। बजट भी वही रखवाते हैं? हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट वही रखवाते हैं। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अग्रिम राशि दे सकते हैं। और गवर्नर के लिए ये सब राज्य के स्तर पर होगा? बिल्कुल, मनी बिल्स और डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए उनकी पूर्व सिफारिश जरूरी है। राज्य का बजट रखवाते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं और कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से अग्रिम राशि दे सकते हैं। न्यायिक शक्तियों, जुडिशियल पावर्स में क्या अंतर है? प्रेसिडेंट CJI, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकते हैं? हाँ, एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं जो उन पर बाध्यकारी नहीं है और उनकी क्षमादान शक्ति बहुत व्यापक है। मतलब पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन? जी, वो संघीय कानून के अपराधों, कोर्ट मार्शल की सजाओं और मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस के लिए भी क्षमा प्रदान कर सकते हैं। गवर्नर के मामले में क्या है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रेसिडेंट द्वारा उनसे परामर्श किया जाता है। वे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और उनकी क्षमादान शक्ति? वे केवल राज्य के कानूनों के तहत अपराधों के लिए क्षमा प्रदान कर सकते हैं। वे मौत दंड को क्षमा नहीं कर सकते। ये एक बड़ा अंतर है। अब डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर्स की बात करें, ये शक्तियां तो विशेष रूप से प्रेसिडेंट के पास ही हैं। हाँ, ये शक्तियां केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास हैं। और डिप्लोमेटिक पावर्स में वे अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत और समापन करते हैं, संसद की मंजूरी के अधीन। और मिलिट्री पावर्स? वे भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर हैं। वे थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। और गवर्नर के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती? बिल्कुल नहीं। आपातकालीन शक्तियों, इमरजेंसी पावर्स के बारे में बताएं। प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356, 365 और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 की घोषणा कर सकते हैं। इसमें गवर्नर की क्या भूमिका है? गवर्नर प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के संबंध में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। वीटो पावर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। हाँ, इसे समझना जरूरी है। आर्टिकल 111 के तहत जब संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन सी 3? विधेयक को सहमति देना, सहमति रोकना या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। और अगर संसद उसे फिर पास कर दे तो प्रेसिडेंट को सहमति देनी ही होगी। ठीक है, लेकिन असली शक्ति तो स्टेट लेजिस्लेशन पे दिखती है। हाँ। आर्टिकल 201। बिल्कुल, जब कोई राज्य विधेयक प्रेसिडेंट के विचार के लिए आरक्षित होता है तो वे सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल से फिर से पारित कर दे,
तब भी प्रेसिडेंट सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है ना? एग्जैक्टली यही सबसे बड़ा पेंच है, वो बाध्य लेग्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर प्रेसिडेंट को कोई वीटो नहीं है। और जैसा कि यूपीएससी 2023 में पूछा गया था, प्रेसिडेंट के लिए किसी विधेयक पर निर्णय लेने की कोई समय सीमा भी नहीं है। बिल्कुल सही। और गवर्नर के पास क्या विकल्प होते हैं? साधारण विधेयकों के लिए उनके पास 4 विकल्प होते हैं: सहमति देना, सहमति रोकना, पुनर्विचार के लिए लौटाना, और अगर फिर से पारित हो तो सहमति देनी होगी। जी। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प, विधेयक को प्रेसिडेंट के विचार के लिए आरक्षित करना। और मनी बिल्स पर? मनी बिल्स पर गवर्नर केवल सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर सकते हैं। वे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। अब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति पर आते हैं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के तहत जब संसद सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसे 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। जी। संसद के फिर से इकट्ठा होने पर इसकी कुल वैधता 6 महीने और 6 सप्ताह है। और 44th अमेंडमेंट के बाद 44वें संशोधन के अनुसार प्रेसिडेंट की संतुष्टि पर अदालत में सवाल उठाया जा सकता है। गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 213 के तहत जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो तो वो भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वैधता वही है, 6 महीने और 6 सप्ताह। बस कुछ मामलों में, जैसे जिन विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, अध्यादेश जारी करने के लिए प्रेसिडेंट के निर्देशों की जरूरत पड़ती है। इसमें डीसी वधवा केस बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, 1987 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार अध्यादेशों को फिर से जारी करना असंवैधानिक है। क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर में मुख्य अंतर क्या है? प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के तहत केंद्रीय कानून के अपराधों, कोर्ट मार्शल की सजाओं और मृत्युदंड के लिए क्षमा प्रदान कर सकते हैं। और ये कैबिनेट की सलाह पर होता है। जी। और गवर्नर आर्टिकल 161 के तहत केवल राज्य के कानूनों के खिलाफ अपराधों के लिए क्षमा प्रदान कर सकते हैं। वो कोर्ट मार्शल की सजा या मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। यहाँ पर गवर्नर की भूमिका बहुत विशिष्ट हो जाती है, डिस्क्रेशनरी पावर्स यानी विवेकाधीन शक्तियों में। सही कहा। प्रेसिडेंट के पास कोई संवैधानिक विवेक, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन नहीं है। नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशनल डिस्क्रेशंस तो है। हाँ है। जैसे जब किसी को स्पष्ट बहुमत ना हो तो पीएम की नियुक्ति या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का विश्वास मत खोने पर उन्हें बर्खास्त करना। और गवर्नर के पास? उनके पास संवैधानिक और स्थितिजन्य दोनों विवेक हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन में क्या आता है? ये यूपीएससी 2014 में पूछा भी गया था। इसमें आता है प्रेसिडेंट के लिए विधेयकों का आरक्षण, प्रेसिडेंट्स रूल के लिए सिफारिशें, सीएम से जानकारी मांगना और निकटवर्ती यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन। और सिचुएशनल डिस्क्रेशन तो प्रेसिडेंट जैसी है। हाँ, सीएम की नियुक्ति, कोएम को बर्खास्त करना और असेंबली को भंग करना। आर्टिकल 163 और 200 इस संबंध में क्या कहते हैं? आर्टिकल 163 स्पष्ट रूप से फेंका है कि यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई मामला गवर्नर के विवेक के अधीन है या नहीं, तो गवर्नर का निर्णय अंतिम होगा और उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। जी। और आर्टिकल 200 गवर्नर को ये शक्ति देता है कि वे राज्य के विधेयकों को प्रेसिडेंट के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। प्रेसिडेंट केवल गवर्नर द्वारा भेजे गए विधेयकों पर ही कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर के चुनाव प्रक्रिया पर आते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा मतलब फंडामेंटल अंतर क्या है? इनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। प्रेसिडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जबकि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो इफेक्टिवली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं। अच्छा, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट क्यों होता है? डायरेक्ट इलेक्शन जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है, वैसा क्यों नहीं? देखिए, इसका मुख्य कारण है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का नेचर। प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब हेड ऑफ स्टेट बट नॉट हेड ऑफ गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। वो राष्ट्र के प्रमुख हैं लेकिन सरकार के नहीं। रियल एग्जीक्यूटिव पावर तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। अब सोचिए, अगर प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता तो वो भी जनता से सीधा मैंडेट लेकर आते। और फिर पीएम के साथ एक पावर स्ट्रगल होता। बिल्कुल, एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाता। और साथ ही डायरेक्ट इलेक्शन एक बहुत बड़ा, खर्चीला और समय लेने वाला प्रोसेस होता, जिसकी एक नॉमिनल हेड के लिए जरूरत नहीं समझी गई। अंडरस्टूड। तो इस इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेथड क्या है? इसका मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है। नॉमिनेशन के लिए भी शर्तें काफी सख्त हैं। जी, कैंडिडेट को कम से कम 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। साथ ही 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई में जमा करनी होती है। और ये फोर्फिट हो जाती है अगर 16th वोट्स न मिले। हाँ, अगर कैंडिडेट को कुल वैलिड वोट्स का 16th हिस्सा भी ना मिले तो वो डिपॉजिट जब्त हो जाती है। और गवर्नर के केस में आपने कहा कि वो अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं। ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? गवर्नर की अपॉइंटमेंट का प्रोविजन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है और हमने कैनेडियन मॉडल को फॉलो किया है। कैनेडियन मॉडल? हाँ, कनाडा में भी प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को सेंटर मतलब गवर्नर जनरल द्वारा अपॉइंट करता है। लेकिन यहीं पर तो सारा विवाद शुरू होता है ना कि क्या गवर्नर वाकई एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है या सेंटर का एक एजेंट? बिल्कुल, ये डिबेट हमेशा से रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में साफ कहा था कि गवर्नर का ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। पर पॉलिटिकल रियलिटीज में अक्सर इस लाइन पर सवाल उठते हैं। और एक और बात, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के बाद एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है। चलिए अब प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज पर वापस आते हैं, जो यूनियन और स्टेट्स दोनों को रिप्रेजेंट करता है।
इसमें कौन कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं? इसे पार्टिसिपेंट्स और नॉन पार्टिसिपेंट्स में बांटकर समझना सबसे आसान है। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, सभी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी SLAs के इलेक्टेड मेंबर्स, और यूनियन टेरिटरीज? हाँ, और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी की असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं। पार्टिसिपेंट्स में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के सभी नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल नहीं होते हैं। अच्छा। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड, वो भी इसका हिस्सा नहीं होते। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि प्रेसिडेंट का चुनाव डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन पर आधारित होना चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स को जनता के प्रतिनिधि नहीं चुनते, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में इलेक्टोरल कॉलेज की कॉम्पोजिशन पर सीधा सवाल था। जी हाँ, इससे पता चलता है कि यूपीएससी डिटेल्स पर कितना फोकस करता है। बिल्कुल। अब आते हैं वोट वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर, जो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। आखिर हर वोट की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करने का मकसद क्या है? इसका सिंपल सा मकसद है फेडरलिज्म का सिद्धांत। ये इंश्योर करना कि हर स्टेट की आवाज उसके पॉपुलेशन के हिसाब से सुनी जाए और साथ ही स्टेट्स और यूनियन के बीच एक बैलेंस बना रहे। मतलब उत्तर प्रदेश के एमएलए का वोट सिक्किम के एमएलए के वोट से ज्यादा वजन रखेगा? बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बस इसी फेयरनेस को नंबर्स में ट्रांसलेट करता है और यूपीएससी 2018 में इस पे क्वेश्चन भी आया था। क्या है फॉर्मूला? एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है स्टेट की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से। और पार्लियामेंट के मेंबर यानी एमपी के वोट की वैल्यू कैसे तय होती है? यहाँ बैलेंस का दूसरा सिद्धांत काम करता है। एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालने के लिए देश के सभी स्टेट्स के सभी एमएलएस के वोट्स की टोटल वैल्यू को पार्लियामेंट के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। अच्छा, तो स्टेट्स की टोटल वोट्स सेंटर के टोटल वोट्स के बराबर हो जाते हैं। एग्जैक्टली और ये फॉर्मूलाज यूपीएससी 2023, 2019, 18 में बार बार रेलिवेंट रहे हैं। और जीतने के लिए कैंडिडेट को सिंपल मेजॉरिटी नहीं बल्कि एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट सिक्योर करना होता है। इसका फॉर्मूला है इलेक्टोरल कोटा, जो होता है टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1। ये पूरा प्रोसेस एक हाई स्टेक्स चेस गेम जैसा लगता है, जहां हर वोट की वैल्यू और हर ट्रांसफर गिना जाता है। लेकिन अगर इस गेम में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए हमारे पास आर्टिकल 71 है। वो कहता है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े सभी डिस्प्यूट्स की जांच और फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका फैसला फाइनल होगा। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन भी है ना? जी, आर्टिकल 71(2) कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को वॉइड यानी अमान्य घोषित कर भी दे तो उस डिक्लेरेशन से पहले प्रेसिडेंट द्वारा किए गए एक्ट्स इनवैलिडेट नहीं होंगे। ये तो गवर्नेंस की कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी प्रोविजन है। एग्जैक्टली और यही पॉइंट यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट बनकर आया था। यूपीएससी जानना चाहता है कि एस्पिरेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को समझते हैं या नहीं। राइट। इसी तरह आर्टिकल 71(4) कहता है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, मान लीजिए किसी स्टेट असेंबली भंग है, तो इस आधार पर इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब प्रेसिडेंट की ड्यूटीज पर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट के सामने कुछ रिपोर्ट्स रखने की ड्यूटी होती है। वो कौन सी हैं? जी, यूपीएससी 2012 में ये सवाल पूछा गया था। प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट के सामने ये रिपोर्ट्स रखवाएं। यूनियन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की रिपोर्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट। और SCs, STs, OBCs की कमीशंस की रिपोर्ट्स भी? हाँ, उनकी रिपोर्ट्स भी। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जहां प्रेसिडेंट की रियल डिस्क्रिशनरी पावर दिखती है, वीटो पावर्स। ये कितने तरह की होती हैं? भारत के प्रेसिडेंट के पास मूलतः 3 तरह की वीटो पावर्स हैं और एक वीटो पावर है जो उनके पास नहीं है। पहली है एब्सोल्यूट वीटो। इसमें बिल खत्म हो जाता है? हाँ, इसमें प्रेसिडेंट बिल पर अपनी सहमति यानी असेंट को पूरी तरह विथहोल्ड कर लेते हैं और बिल वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी है सस्पेंसिव वीटो, जिसमें प्रेसिडेंट बिल को मनी बिल के अलावा पार्लियामेंट को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट उसे दोबारा पास कर दे तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। और तीसरी? पॉकेट वीटो। वेट अ मिनट, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख सकते हैं। एग्जैक्टली। ये तो एक तरह से एब्सोल्यूट वीटो से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। बिल्कुल, और यही इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को 10 दिनों के अंदर बिल पर फैसला लेना होता है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई समय सीमा नहीं दी गई है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो 1986 में प्रेसिडेंट जेल सिंह का इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करना था। बिल्कुल, और जो वीटो इंडिया में नहीं है वो है क्वालिफाइड वीटो। इसमें लेजिस्लेचर एक हायर मेजॉरिटी से वीटो को ओवरराइड कर सकती है। ये सिस्टम यूएसए में है। अच्छा, प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स तो क्लियर हैं, पर क्या गवर्नर के पास भी ऐसी ही पावर्स होती हैं या कुछ अंतर है? काफी हद तक समान है, लेकिन एक बड़ा अंतर आर्टिकल 200 में है। क्या है वो? आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास एक चौथा विकल्प भी होता है, बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना। अच्छा। ये एक ऐसा टूल है जो गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेशन पर एक यूनिक चेक देता है और यहीं पर सेंटर स्टेट रिलेशंस का डायनामिक प्ले में आता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स की, जो आर्टिकल 72 के तहत मिलती हैं। इसमें कई टर्म्स हैं: पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन।
इन्हें सिंपल टर्म्स में कैसे समझ सकते हैं? इन्हें एनालॉजी से समझना आसान है। पार्डन का मतलब है केस क्लोज्ड, यू आर फ्री। इसमें दोषी को सजा और दोष दोनों से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। कॉम्यूटेशन का मतलब है नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज करना, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। और रिमिशन का मतलब है क्वांटिटी ऑफ पनिशमेंट कम करना, सजा का कैरेक्टर बदले बिना, जैसे 10 साल की सजा को 5 साल करना। समझ गया। और रेस्पाइट और रिप्रीव। रेस्पाइट का मतलब है स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से कम सजा देना, जैसे किसी महिला अपराधी की प्रेगनेंसी के कारण। और रिप्रीव का मतलब है एग्जीक्यूशन पर टेम्पररी स्टे लगाना, ताकि दोषी को पार्डन के लिए समय मिल सके। ये एनालॉजीज इसे याद रखने में बहुत मदद करती हैं। अब एक क्विक समरी करते हैं कि सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन के बिल्स के संबंध में प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं। जरूर। सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल्स पर प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं, रैटिफाई, रिजेक्ट या रिटर्न। और मनी बिल्स पर? मनी बिल्स पर सिर्फ 2, रैटिफाई या रिजेक्ट, उन्हें रिटर्न नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उन्हें रैटिफाई करना ही होगा। रिजेक्ट या रिटर्न नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। और स्टेट लेजिस्लेशन के केस में जब गवर्नर बिल को रिजर्व करते हैं, तब भी प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनरी बिल्स पर तीनों ऑप्शंस यानी रैटिफाई, रिजेक्ट, रिटर्न होते हैं। मनी बिल्स पर 2, रैटिफाई या रिजेक्ट होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स तो स्टेट लेजिस्लेचर्स में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकते, तो वो नॉट एप्लीकेबल है। तो प्रेसिडेंट की पावर्स और उनके चेक्स को हमने समझा, लेकिन हमारे सिस्टम में एक और महत्वपूर्ण पद है जो कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, वाइस प्रेसिडेंट का। चलिए अब उस ऑफिस के यूनिक एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल। आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पर आधारित है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस प्रेसिडेंट से कैसे अलग है? इसमें स्टेट असेंबलीज का कोई रोल क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है और यूपीएससी 2013 का की पॉइंट भी। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, दोनों हाउसेस के, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। अच्छा, नॉमिनेटेड भी? पीछे तर्क ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य काम राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स को प्रिसाइड करना है। उनका कोई डायरेक्ट स्टेट लेवल फंक्शन नहीं है, इसलिए स्टेट्स का रोल जरूरी नहीं समझा गया। यहाँ एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है, ए विप फ्री कॉन्स्टिट्यूशनल जोन। इसका क्या मतलब है? ये तो आज की राजनीति में सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, और यही संविधान की खूबसूरती है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है और ये सीक्रेसी पार्टी विप के अथॉरिटी को ओवरराइड करती है। एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता? नहीं, उसके प्रोविजंस भी यहाँ लागू नहीं होते। इसका मतलब है कि एक एमपी अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर भी वोट कर सकता है बिना किसी डर के। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने शायद सोचा होगा कि देश के दूसरे सबसे बड़े पद के लिए प्रतिनिधि को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, ना कि पार्टी के आदेश की। इट्स अ स्टेटमेंट ऑन द इंडिपेंडेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑफिस। एग्जैक्टली। नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट्स प्रेसिडेंट से थोड़ी अलग हैं। हाँ, थोड़ी कम सख्त है। इनके लिए 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स की जरूरत होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 ही है और इलेक्शन डिस्प्यूट्स के मामले में प्रेसिडेंट की तरह ही आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। और वही नियम लागू थे? ठीक। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 4 बार वाइस प्रेसिडेंट्स अनअपोज्ड चुने गए हैं। एस राधाकृष्णन 2 बार, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं? कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की एज पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। साथ ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन किया, पर कॉन्स्टिट्यूशन इसे डिफाइन नहीं करता, है ना? सही पकड़ा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइन नहीं है और इसका इंटरप्रिटेशन समय समय पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स और पार्लियामेंट के लॉज पर निर्भर करता है। यूपीएससी 2020 में इससे जुड़ा सवाल आया था। और ओथ ऑफ ऑफिस? ओथ ऑफ ऑफिस जो आर्टिकल 69 में है, वो प्रेसिडेंट या उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति दिलाता है। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी और टर्म के बारे में बताएं। दिलचस्प बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट के रोल के लिए कोई एम्यूलमेंट्स स्पेसिफाई नहीं करता है। अच्छा। जी, उन्हें जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होने के नाते मिलती है। टर्म 5 साल का होता है आर्टिकल 67 के तहत और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। और वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं? हाँ, रेजिग्नेशन को लेके भी एक खास बात सोर्स में मेंशन है। हाँ, रेजिग्नेशन एज द एक्सेप्शन बॉक्स में बताया गया है कि जगदीप धनखड़, वीवी गिरी और आर वेंकटरमण के बाद आजादी से अब तक सिर्फ तीसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना टर्म पूरा होने से पहले रिजाइन किया। तो इस ऑफिस में वॉलंटरी एग्जिट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेयरिटी है। बिल्कुल। अब आते हैं रिमूवल प्रोसेस पर। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रेसिडेंट की तरह इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती। ये प्रोसेस इतना सिंपलर क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन लाना होता है जिसे इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास किया जाए और लोकसभा उस पर सिंपल मेजॉरिटी से एग्री कर दे। बिल्कुल।
14 दिन का एडवांस नोटिस देना जरूरी है, लेकिन रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। आपने दो टर्म्स यूज किए, इफेक्टिव मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी। इनका क्या मतलब है? ये जानना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। और सिंपल मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का बहुमत। वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसीलिए उन्हें हटाने की पहल भी राज्यसभा ही कर सकती है। और ऑफिस में वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। 5 साल का टर्म खत्म होने पर, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या इलेक्शन का वॉइड होना। टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन करा लिया जाता है। बाकी केसेस में जल्द से जल्द इलेक्शन होता है। फाइनली, वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं? उनकी 2 मुख्य पावर्स हैं। पहली, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं आर्टिकल 64 के तहत, और उनकी पावर्स लोकसभा के स्पीकर जैसी ही होती हैं। और दूसरी, आर्टिकल 65 के तहत जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है, जिसके अंदर नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी है। So, what does this all mean when we compare the Indian VP with the American VP? अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो एक की डिफरेंस सामने आता है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में तब तक काम करते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। जबकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सीधे सक्सीड करते हैं। एग्जैक्टली। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का बचा हुआ पूरा टर्म सर्व करते हैं। ये हमारी रिपब्लिकन सिस्टम की नेचर को दिखाता है, जहां हेड ऑफ स्टेट का पद इलेक्शन से ही भरा जाता है, सक्सेशन से नहीं। तो आज हमने प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स को बारीकी से समझा। हमने देखा कि कैसे इनके इलेक्शन प्रोसेसेस, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे से अलग हैं, और इनमें यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट नुआंसेस छिपे हैं। This raises an important question for our listeners to think about. हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से काफी अलग और सरल है। Considering the VP's role as the chairman of Rajya Sabha and as the acting president in certain situations, क्या ये simpler removal process ऑफिस की स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को किसी तरह से प्रभावित करता है, या ये राज्यसभा के कॉन्फिडेंस पर आधारित एक लॉजिकल प्रोसेस है? इस पर विचार करना वर्थवाइल होगा।